प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे अगले प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम। अब अपन करेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। इसमें अपन ये भी देखेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ और वर्तमान में कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इन सभी बातों का अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोयले। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोयला हो या पेट्रोलियम हो, ये दोनों के दोनों जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा छोटी छोटी, वो आपको ध्यान रखनी है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों के दोनों जीवाश्म ईंधन होते हैं, अर्थात ये जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से निर्मित ईंधन है। अतः इनको अपन जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कोई दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो, तो आपको आंसर क्या देना है? कोयला दे दो, पेट्रोलियम दे दो, इसके अलावा प्राकृतिक गैस आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, तो आपको बताना है अनवीकरणीय स्रोत है। अपन ने शुरुआत में पढ़ा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है और एक दिन समाप्त हो सकते हैं, जिनको बनने में कई लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, वो आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम आपके कौन से अनवीकरणीय संसाधन है। जबकि ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के ये कौन से स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पूछेगी अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है? तो भी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और पूछेगी जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, नंबर 2 बात, कोयले के अंदर किसकी मात्रा होती है? कार्बन। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन का प्रतीक होता है C। और कार्बन होता क्या है? प्रकृति में किसी पदार्थ को जलाने के बाद शेष जो काले रंग का अवशेष बचता है, वह कहलाता है कार्बन। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, अर्थात इसकी प्रकृति सर्वोत्मुखी होती है। तो कोयले में कार्बन उपस्थित होता है और कोयला एक ठोस ईंधन की कैटेगरी में आता है। अर्थात ईंधन आपके 3 प्रकार के हो गए, ठोस ईंधन, एक द्रव ईंधन और एक होते हैं गैसीय ईंधन। तो कोयला क्या है? तो हम बताएंगे कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है और ये एक प्रकार का ठोस ईंधन है। प्यारे विद्यार्थियों, कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? प्रमुख स्रोत है। हमारे भारत के अंदर लगभग 40 से 45% ऊर्जा किससे उत्पादित की जाती है? तो कोयला, या कह सकते हैं कोयला संयंत्रों से उत्पादित की जाती है। तो हमारे भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है और ऊर्जा का कुल ऊर्जा का 40 से 45% भाग किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कोयले का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले वनस्पतियों के, करोड़ों वर्ष पहले वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने के कारण कई सालों में, कई वर्षों में किसका निर्माण हुआ? तो हम बताएंगे कोयले का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ तो पूरी डिटेल अपन बताएंगे। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले, कई करोड़ वर्षों की अपन बातें कर रहे हैं, लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी घनी वनस्पतियों, कच्छ क्षेत्रों और जलधाराओं से क्या थी? तर थी। जलधाराओं से तर थी। तो आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर अनेकों वनस्पति, कच्छ क्षेत्रों, जलधाराओं से क्या थी? तर थी। लेकिन भूगर्भीय हलचल के कारण ये वनस्पति समूहों के अंदर गिर गई और
जाने के बाद इनके ऊपर मिट्टी की परतें जमा होती गई और मिट्टी की परतें जमा होने के कारण भू उच्च दाब और नीचे से उच्च ताप, तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये वनस्पतियों के अवशेष कोयले के अंदर रूपांतरित हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात हो गई कि कोयले का निर्माण आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भ में वनस्पतियों के दब जाने से उच्च दाब और उच्च ताप के कारण कालांतर के अंदर धीरे धीरे कोयले का निर्माण हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोयले के अंदर कार्बन एवं उसके यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक पाए जाते हैं। इसके अलावा कोयले के अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ फास्फोरस और कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बन के अंदर क्या क्या विद्यमान है कोयले के अंदर, तो हम बताएंगे कोयले के अंदर कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एंथ्रेसाइट, सेकंड नंबर पे अपन ने लिया लिग्नाइट, थर्ड नंबर पे अपन ने ले लिया बिटुमेन्स और नंबर 4 के ऊपर आता है आपके पीक। तो यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकारों के नाम लिखो। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के कुल 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीक। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट और सबसे कम होती है पीक। इसलिए सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है प्यारे विद्यार्थियों पीक। तो सबसे उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है कौन सा, पीट। क्योंकि इस पीट कोयले में जो धुआं और राख की मात्रा होती है वो अधिक होती है, जबकि इससे ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोयले के बारे में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, तो अनवीकरणीय है और पारंपरिक क्या है, स्रोत है। इसके अलावा कोयले के अंदर कार्बन पाया जाता है। कोयला एक ठोस ईंधन है। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कुल ऊर्जा का 40 से 45% भाग हमें कोयले से प्राप्त होता है। इसका निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले वनस्पतियों के भूगर्भ में दब जाने से उच्च दाब और ताप के कारण कालांतर में धीरे धीरे कोयले का निर्माण हुआ और कोयले में कार्बन और उसके यौगिक विद्यमान होते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ प्रतिदीप्त यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को कुल अपन 4 वर्गों में डिवाइड करेंगे, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और पीक। सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला आपके होता है प्यारे विद्यार्थियों पीक। अब हम बात करेंगे कोयले का भंजक आसवन क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जब 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करोगे तो इससे हमें 3 महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त होता है कोलता, एक प्राप्त होता है कोल गैस और एक हमें प्राप्त होती है अमोनिया। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोयले का भंजक आसवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं। तो कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर हमें कोलता, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होता है, जिसे कोयले का भंजक आसवन भी कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के अंदर कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार हैं झारखंड में, उड़ीसा में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर और आपके यादव मध्य प्रदेश के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कोयले के प्रमुख भंडार भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला जीवाश्म ईंधन का अपन ने अध्ययन किया, जिसमें अपन ने कोयले का अध्ययन किया। तो कोयले के बारे में अपन ने सारी जानकारी देखी।
अब अगर पूछे कि कोयले का भंजक आसन किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर इससे 3 महत्वपूर्ण पदार्थ क्या क्या प्राप्त होते हैं? कोल गैस, अमोनिया, कोलतार। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसन कहते हैं। भारत में कोयले के प्रमुख भंडार आपके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे दूसरे जीवाश्म ईंधन जिसका नाम है पेट्रोलियम। तो इसमें अपन वही प्रोसेस देखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्दों के ऊपर गौर करना है। एक आपका होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और एक होता है आपके पेट्रोल। दोनों में डिफरेंस है। पेट्रोलियम का भूगर्भ से खनन किया जाता है। जब इसका शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाएगा तब जाके हमें इससे पेट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थी, पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है और ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ये पारंपरिक स्रोत है। और संसाधन की बात करें तो ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। ये तीन बातें तो आपको पता होना ही चाहिए कि कोयला एक पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, और संसाधन कौन सा है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? पदार्थ है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में हम बहुत अधिक करते हैं, अधिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम का खनन भूगर्भ से किया जाता है। इसे चट्टानों का तेल, इसे आप देखो क्या कह सकते हो? चट्टानों का तेल कह सकते हो। इसको अपरिष्कृत तेल भी कह सकते हो, अपरिष्कृत तेल भी इसको आप कह सकते हो। तो चट्टाने का तेल, अपरिष्कृत तेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा क्या होता है? द्रव होता है, अर्थात इसके अंदर भी कार्बन उपस्थित होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जिस विधि के द्वारा, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा प्रभाजी आसवन के बारे में, खूब अच्छे से आपने पढ़ा है। तो पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियों में आपने पढ़ा है, जिसके अंदर आपने उदरोत्पादन पढ़ा है, प्रभाजी आसवन पढ़ा है। इसी प्रकार से प्रभाजी आसवन जो विधि होती है, इसका उपयोग अपन करते हैं किसके शुद्धिकरण के लिए? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए। और प्रभाजी आसवन से हमें कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोलता, इसके अलावा वैसलीन, डीजल, पेट्रोल, स्नेहा, ये सभी हमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोलियम के उत्पादों के नाम लिखो, या पूछ ले कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप बताओगे पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा प्राकृतिक गैस भी ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, स्नेहा, कोलता, वैसलीन, ये सभी हमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने पढ़ा दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन जिसका नाम था पेट्रोलियम, और इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था कोयले का। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न उठता है कि हमें कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब यहां से ये प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर कि भाई आपसे यूं भी पूछ सकता है कि हमें जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगर जीवाश्म ईंधनों की बात करेगा तो आपका ध्यान कहां जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि ये जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से बने। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्या है? संसाधन है, अर्थात इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। तो हमें आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है, इनको क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए।
क्योंकि अगर इनके भंडार क्या है, पृथ्वी पर सीमित है, अगर इनके भंडार अगर पृथ्वी पे से समाप्त हो गए तो इनको बनने में कई लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग संरक्षण करना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान के अंदर हम प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस के द्वारा भी अपन ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही बिंदु अपन एक देखेंगे जिसका नाम है बायोडीजल। बायोडीजल, अब बायोडीजल क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बायोडीजल जो होता है ये डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। जैसा डीजल होता है उसके समतुल्य ईंधन ही होता है कौन सा, बायोडीजल। लेकिन बायोडीजल पर्यावरण को क्या नहीं करता है, प्रदूषित नहीं करता है, और ये जैव निम्नीकरणीय भी है। जैव निम्नीकरणीय से आप समझ गए होंगे, अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरलता से क्या हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, ये विषैला नहीं है, अर्थात इससे इतनी जहरीली धुआं नहीं निकलती है जितनी पेट्रोल और डीजल से निकलती है। पूछे कि बायोडीजल क्या है, तो आप बताओगे कि बायोडीजल डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। ये बिल्कुल भी विषैला नहीं होता और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। ये जैव निम्नीकरणीय होता था, सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका सरलता से अपघटन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने बायोडीजल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस किस का गठन किया है, तो आपको बताना है बायोफ्यूल मिशन व बायोफ्यूल अथॉरिटी। बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन राजस्थान सरकार ने किया है। किसके लिए बढ़ावा देने के लिए, बायोडीजल की खेती को, क्योंकि बायोडीजल को प्यारे विद्यार्थियों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, बायोडीजल। और दो बायोडीजल वृक्षों के नाम पूछ ले तो आपको बताना है, एक तो जैट्रोपा और एक होता है करंज। तो जैट्रोपा और करंज को बायोडीजल वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बीजों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो जैट्रोपा और करंज ये दोनों बायोडीजल वृक्ष कहलाते हैं, और भविष्य का ईंधन कहते हैं किसको, बायोडीजल को। तो बायोडीजल डीजल के समतुल्य ईंधन है, विषैला बिल्कुल नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, जैव निम्नीकरणीय है, और राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने देखा कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल की। अब इस पाठ का अंतिम वीडियो अपन लास्ट में देखेंगे। उस अंतिम वीडियो में अपन पढ़ेंगे केवल दो बातें, एक तो सतत पोषणीय विकास और एक पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। तो सतत पोषणीय विकास और चिपको आंदोलन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।